गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। शिक्षण श्रेणी 10th के हिंदी शिक्षण में आज हम अध्ययन करेंगे स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा पर। नेताजी का चश्मा कहानी के विषय वस्तु के विषय में हमने आपको पूर्व में जानकारी प्रदान की थी। इस कहानी का मूल विषय था देश के नागरिकों के हृदय में देशभक्ति के भाव जागृत करना। इनका मानना है इस कहानी का जो विषय है ये है कि कोई भी नागरिक केवल एक ही कर्तव्य के माध्यम से ही नहीं बल्कि विविध कर्तव्यों को करके वो अपने देशभक्ति के प्रमाण को प्रस्तुत कर सकता है, अपने देश की सेवा कर सकता है, अपने देश के विकास में योगदान दे सकता है। नेताजी का चश्मा कहानी इसी पर आधारित है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चौराहे पर लगे मूर्ति पर प्रतिदिन आकर के एक ओरिजिनल चश्मा नेताजी के आंखों पर लगा करके अपने देशभक्त होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। तो इनका मतलब क्या है कि हमारे जो देश के महापुरुष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के सर्वश्रेष्ठ नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और तमाम प्रकार के आंदोलन से जुड़ करके तमाम प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन चला करके तमाम प्रकार के भाषण अभिभाषण के माध्यम से नागरिकों को जागृत कर करके देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया था। तो उसी महापुरुष की एक मूर्ति जो कि चौराहे पर लगी हुई थी लेकिन मूर्तिकार ने चश्मा उस पर नहीं लगाया था। तो एक देश के नागरिक ने चश्मे का जो काम करता था वो जा करके ओरिजिनल चश्मा नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर लगाता रहता था। प्रतिदिन एक चश्मा बदल कर दूसरा चश्मा लगाता था। तो इस प्रकार से इस कहानी का मूल विषय है कि हम देश की सेवा केवल एक ही तरीके से नहीं, देशभक्ति केवल एक तरीके से नहीं होती बल्कि विविध कर्मों को कर करके विविध कर्तव्यों का निर्वहन करके एक श्रेष्ठ नागरिक का हम कर्तव्य करके एक अच्छे नागरिक होने का भाव प्रदर्शित करके भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम में हमने आपको पूर्व में ज्ञान दिया था कि ऐसे जो लंगड़ा व्यक्ति था पैर का अपाहिज था वो आ करके नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मे बदल करके देश के नेता जी के प्रति अपने भाव समर्पित करके और देश के प्रति भी अपने भाव को समर्पित किया और अपने देशभक्ति को दिखा करके लोगों को भी उसको प्रेरणा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर देश की सेवा केवल एक ही तरीके से नहीं हम अनेकों तरीके से कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों का परिपालन हम संविधान का पालन करके कर सकते हैं, हम कानूनों का पालन करके कर सकते हैं, सरकारी संपत्तियों के रखरखाव उनके संरक्षण उनके देखभाल को करके हम कर सकते हैं। हमारे हर जगह हमारे समाज में हमारे गांव में भी सरकारी संपत्तियां होती जैसे प्राइमरी सरकारी हस्तचलित नल ऐसे तमाम सरकारी पंचायत भवन तमाम सचिवालय ऐसे विविध प्रकार के सरकारी वास्तुकला निर्मित तमाम ऐसे बने होते हैं जो कि हम उसका रखरखाव करके उसको सुरक्षित रख करके लोगों को उसके प्रति भी जागरूक करके उसके रखरखाव के प्रति जागरूक करके भी हम अपने देश के प्रति जागरूक रह करके अपने देशभक्ति हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, देशभक्ति हम कई तरीकों से हम कर सकते हैं, अपने देश के विकास में अपने देश के समृद्धि में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से इसका हम सार बता देते हैं एक बार पुनः। इस सार में यही है कि जो मूर्ति लगी है उस पर हाल एक लंगड़ा व्यक्ति है, इसका नाम लोगों ने कैप्टन रख दिया था। उस महापुरुष की सेवा और चश्मा लगाने के कारण लोगों ने उसको कैप्टन के नाम से संबोधित करने लगे थे क्योंकि उसके हृदय में देशभक्ति जो है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। तो वो हालदार वो लंगड़ा व्यक्ति जो था वो क्या करता था कि फ्रेम का चश्मा उस पर लगाता था और देशभक्ति होने का प्रमाण प्रस्तुत करता था। तो इसमें ये भी बताया गया है कि केवल एक ही व्यक्ति नहीं, देश के हर युवा हर बूढ़े बुजुर्ग हर बच्चे भी अपने देश के विकास में अपने देश की सेवा में अपने देश की समृद्धि में अपने योगदान दे सकते हैं। और पूर्व में जब हमारा देश गुलाम था तब इन्हीं के द्वारा इन्हीं बच्चों बूढ़े और युवाओं के द्वारा ही देश के सेवा देशभक्ति के माध्यम से हमें देश की आज़ादी प्राप्त हुई थी। और इन आज़ादी को स्वतंत्र होने के बाद हम देश के समृद्धि में और देश के विकास में अपने कर्तव्य का निर्वहन करके अपने नागरिक धर्म का परिपालन करके अपने
देश के प्रति सेवा भाव रख करके अपने देश के समृद्ध बनाने में योगदान दे करके अपने देश की देशभक्ति को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने देशभक्ति को हम प्रदान कर सकते हैं, अपने देश पर समर्पित हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो, लंगड़ा आदमी जब मर जाता है, आगे की हम वीडियो फिर से बताते हैं कि जब वो कैप्टन लंगड़ा जब मर जाता है तो हालदार साहब जो चौराहे पर आकर के रुकते थे, नेताजी के चश्मे को देखते थे, नेताजी की मूर्ति को देखते थे, वो भी अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुन करके वो क्या हुआ, उनके मन में बहुत विक्षोभ भाव उत्पन्न हुआ था, उनके मन में बहुत दुख हुआ। और वो पुनः जब वो कैप्टन नहीं रहा तो वहाँ पर वो खड़े होकर के नेताजी की मूर्ति को देखने का सामर्थ्य नहीं करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे और वो रुकना नहीं चाहते। लेकिन पुनः बार बार वो उनके अंदर भी देशभक्ति की भाव जागृत होने के कारण वो चौराहे पर आकर के अवश्य रुकना पड़ता था। वो चौराहे पर आकर के चौराहे पर रुक जाते थे और पुनः उस मूर्ति को निहारते और देखते रहते थे। उन्होंने फिर एक दिन आकर के देखा कि उस मूर्ति पर क्या है, सरकंडे का यानी मूंजे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ है। उन्होंने जाकर के अटेंशन में नेताजी की मूर्ति को क्या किया, सलाम किया, यानी कि उनको अभिवादन किया और वहीं पर अटेंशन में खड़े हो गए और उनकी आंखों में थोड़ा सा उस महापुरुष के प्रति प्रेम जागृत होकर के, उस कैप्टन के प्रति प्रेम जागृत होकर उनकी आंखों भर आई और उनके अंदर और देश की भक्ति कूट कर और भर गई। और उन्होंने देखा सरकंडे का बना हुआ चश्मा जो बच्चों द्वारा इनकी मूर्ति पर लगाया हुआ है, ये भी अभी हमारे देशभक्ति होने का, देशभक्त बच्चों में देशभक्ति की भाव जागृत होने का एक प्रमाण है। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर भी जब उन्होंने देखा कि बच्चे भी अभी भी हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके अंदर देशभक्ति भरी हुई है। और ये देशभक्ति कैसे दिखाई पड़ी, जब सरकंडे का बना हुआ चश्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर लगा हुआ दिखाई देता है, तब उनको यह आभास होता है कि बच्चों के अंदर भी कूट कर देशभक्ति भरी हुई। क्योंकि बच्चे जो थे वो उनके पास चश्मे तो बना नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सरकंडे का ही चश्मा नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर लगा दिया था। तो इसको आप इस कहानी के जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, जो लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए, इन अनुच्छेदों को समझिए, इनका अध्ययन करिए। क्योंकि अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बहुत समय अधिक लगेगा और पढ़ करके फिर हम उसका व्याख्यान प्रस्तुत करें, उसके बाद फिर बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर समय नहीं है और समय के अभाव में हम आपको इस विविध कहानी या जो भी शैली के जो भी आपके पाठ्यक्रम में जो भी विविध शैलियों में जो भी आपके पाठ्यक्रम में जो भी दिए, चाहे कहानी हो, चाहे एकांकी, चाहे नाटक, चाहे उपन्यास, कोई भी विधा की जो भी दिए आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उसके हम मूल सार को आपको बताएंगे और उस कहानी के ऊपर हम व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, उसी के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करेंगे और आप उस अनुच्छेदों को पढ़ करके भी अनंत जानकारी और भी प्राप्त करेंगे। और इस कहानी को भी पढ़िए और इस कहानी को पढ़ करके आप इसके अंदर और भी जानकारी प्राप्त करिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर क्या था, देशभक्ति जो थी वो कोट कर भरी हुई थी, इसलिए उसको सेनानी ना होते हुए लोग उसको क्या कहते थे, चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? कैप्टन की मृत्यु के समाचार के बाद हालदार साहब क्या हो गए थे, मायूस हो गए थे। उनको बहुत चिंता थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, इसलिए वो मायूस थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता कि अभी हमारे देश के बच्चों में देशभक्ति की भावना कोट कर भरी हुई है। ठीक, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों होते? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों होते? इतनी सी बात पर क्या, कौन सी बात पर
जो उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था और जो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था मूर्ति पर, उन्हें देखकर वो भावुक हो उठे, क्योंकि उन्होंने जब समझा कि कैप्टन अब नहीं रहा, चश्मा कौन बदलेगा। लेकिन जब बच्चों के अंदर ये भाव देखा और सरकंडे का बना हुआ चश्मा मूर्ति पर लगा देखा तो क्या हो गए, भावुक हो गए कि हमारे देश में अभी भी देशभक्ति जीवित है, जागृत है। फिर आशय स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये क्या है, बार बार सोचते क्या होगा कि उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाली पर भी हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। तो ये जो अपने सर्वस्व निछावर कर देता है, ये भी एक देशभक्ति है। देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। देश के प्रति जागृत रहना, देश के प्रति अपने मानवीय कर्तव्यों का निर्वाह करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। ठीक, पान वाले के एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए कि पान वाला क्या था। जो पान वाले जहाँ पर हवलदार साहब खाते थे पान, उसकी रेखा, उसकी विशेषताएं क्या थी, ये पहने को कर, उसकी विशेषताएं। जो कैप्टन था विनम्र, वो उनके प्रति विनम्र भाव रखने वाला, उसके प्रति भी श्रद्धा भाव था, लेकिन व्यंग करना भी उसकी एक चरित्र विशेषताएं थी। कैप्टन को व्यंग करना, लोगों पर व्यंग करना पान वाले की विशेषताएं थी, लेकिन कैप्टन के प्रति देश के प्रति भक्ति भाव रखना भी उसकी विशेषताएं दर्शाती हैं, उसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये बहुत गलत बात है। वो लंगड़ा कह करके पागल है, ये सब उसके प्रति उसकी ये प्रतिक्रिया बहुत गलत है। जो भी देश के प्रति न्यौछावर हो, चाहे जैसा भी हो, ये उसके प्रति हमें ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर कोई देशभक्ति है, देशभक्ति का भाव रखता है तो उस पर हमें हंसना नहीं चाहिए, न उस पर हमें कोई तीखा व्यंग या कोई कटवचन बोलना चाहिए, न इसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर यही प्रतिक्रिया जो हमने आपको अभी बताया। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्य पात्रों कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते देशभक्ति के भाव की विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। इनकी विशेषता क्या है, इनकी व्यक्तित्व की विशेषता है देशभक्ति। नेता जी सुभाष चंद्र की बोझ के प्रति आदर भाव, ये उनकी विशेषता है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और फिर झुकाकर अपनी छाती के सिर से आंख पूछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन, अब इस बात भाव से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस भाव से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो कैप्टन था वो देशभक्त था और पान वाले ने उस पर जो तीखा टिप्पणी भी क्या करते थे, लेकिन पान वाले के न रहने पर भी उसके मन में भी पान वाले के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया था। कैप्टन के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया था। उसके मरने से वो जो पान वाला था वो भी बहुत क्षुब्ध और दुखी हो गया था। ये अब ये दर्शाता है इसके उदासीपन से कि वो भी पान वाला भी जो था कैप्टन के प्रति क्या था, श्रद्धावान था। उसके प्रति श्रद्धा भाव से भरा हुआ था, वो भर गया था। उसके मन में भी कैप्टन के प्रति श्रद्धा भाव भर गए थे और देशभक्ति के भाव भी जागृत हो गए थे। वो बहुत इसलिए निराश और क्षुब्ध था। फिर देखिए, कैप्टन बार बार मुंह पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन चश्मा लगाने का मूल उद्देश्य क्या, उसकी विशेषता क्या थी, वो महापुरुषों के प्रति आदर भावना रखना और देश के प्रति देशभक्ति भावना रखने के कारण वो क्या करता था, वो कैप्टन यानी वो मूर्ति की चश्मा जो नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति था उस पर चश्मा लगा देता था। ये देशभक्ति की भावना के कारण और नेताजी सुभाष चंद्र के आदर सम्मान के कारण ही। तो इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिए हुए हैं, आप उसका अवलोकन करिए, उसको पढ़िए और उन पर दी हुई टिप्पणियाँ, उन पर दिए हुए जो प्रश्न हैं, जो क्विज किए गए उनके को पढ़ करके उनका आंसर अपने कॉपी पर लिखिए। इनके और जो जीवन वृत्त दिया है लेखक का, उनके जीवन वृत्त को कॉपी पर लिखिए, शब्दार्थ को भी कॉपी पर लिखिए, क्वेश्चन आंसर को भी आप कॉपी पर लिखते रहिए। ये आप करने से आपको इस पर नॉलेज आपका बढ़ता ही जाएगा। अब
हम देखते हैं, ये आप कहानी का हमने आपको समझा दिया, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया कि ये कहानी जो है देश प्रेम पर ही आधारित है। देश प्रेम केवल स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ करके स्वतंत्रता के भाव से भर करके केवल हम शत्रुओं से विजय प्राप्त करके ही हम देश सेवा नहीं करते, बल्कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को करके भी हम देश भाव के प्रति श्रद्धा रख करके भी, देश प्रेम रख करके भी हम अपने देशभक्ति की भावना को जागृत कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं और एक अच्छे नागरिक होने का उत्तरदायित्व का परिपालन कर सकते हैं, इसका निर्वहन कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर लेसन क्या है, इस लेसन पर थोड़ी बात और हम बता देना चाहते हैं कि हमें देश प्रेम का वास्तविक क्या है। एक सार बिंदु में आपको और थोड़ा से हम बताते हैं कि देश प्रेम, वास्तविक देश प्रेम है कि अपने देश के जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हों, चाहे सरकारी संपदाएं हों, चाहे जो भी पूर्वकालीन लोगों द्वारा जो बनवाए गए धरोहर हैं, हम हर चीज़ का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण प्रदान करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धावान रह करके इनका संरक्षण प्राप्त करके सच्चे देशप्रेम कहला सकते हैं। सच्चे देशप्रेम होने का भाव हम जागृत कर सकते हैं, सच्चे देश प्रेमी हम बन सकते हैं। अब दूसरा पार्ट एक और है, हम चलते हैं बाल गोविंद भगत। ये दूसरा पार्ट है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र विधा क्या होती है? रेखा चित्र विधा वो विधा होती है, रेखा चित्र विधा वो विधा होती है जो किसी व्यक्तित्व के विशेषताओं को एक मानवीय रूप से रेखांकित करता है, एक जिसमें एक आकर्षणता होती है, एक अच्छे विचार से युक्त किसी व्यक्ति के जीवन को रेखांकित करता है, उसको लिखता है, उसको देखता है, उनकी विशेषताओं के माध्यम से उसको एक रेखा चित्र विधा के माध्यम से साहित्य की रचना करता है और लोगों को ऐसे सिद्धांत, ऐसे विचार, ऐसे व्यक्तित्व के भाव के विषय में अवगत कराता है। उसे हम कहते हैं रेखा चित्र विधा। रेखा चित्र इसी को कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर लिखा है, जीवनी जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार रेखा चित्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उनके जन्म, मृत्यु, साहित्य रचना, साहित्यिक अवदान, कार्यशैली के विषय में चित्रण किया जाता है, बताया जाता है और रेखा चित्र में उनके व्यक्तित्व का पूरा सार प्रस्तुत किया जाता है कि वो किस प्रकार के विचारक थे, किस प्रकार के उनके भाव थे, किस प्रकार से उनकी दैनिक दिनचर्या थी, किस प्रकार के इनके कौन सा उनका भाव चीज, कौन से विचार उनको पसंद है, कौन से विचार उनको पसंद नहीं थे। इन सब भावों का अवलोकन करके एक रेखा चित्र विधा के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर बाल गोविंद जो भगत माध्यम से पात्र बना करके बाल गोविंद उनको इनके रेखा चित्र के माध्यम से लोगों के इनके सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि केवल हम विविध आडंबर करके और या संन्यास ग्रहण करके ही हम सच्चे मनुष्यता को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। सच्चे मनुष्यता को प्रस्तुत नहीं करते बाहरी वेशभूषा, बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा, बाहरी संन्यास ग्रहण करके बाहरी साधुपन करना ही मनुष्यता नहीं है, बल्कि हम गृहस्थ आश्रम में रह करके जीवन को जी करके सही सदाचरण करके सही मानवीय कृत्य प्रस्तुत करके हम सही मनुष्यता को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के माध्यम से ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रह करके ही ऐसे मनुष्यता को यहाँ पर दिखाया गया है और इनके विचार को प्रस्तुत किया गया है और इनके सिद्धांतों को प्रकट करके हमें लोगों को ये ज्ञान प्रदान किया गया है कि हमें भी, हम घर पर रह करके गृहस्थ आश्रम में रह करके भी अपने मनुष्यता को भाव प्रकट करते हैं, एक सच्चे सन्यासी का जीवन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो सन्यासी घर का
त्याग करके संन्यास ग्रहण करके जो कार्य करता है उसको हम घर में रह करके सारे कर्तव्य को करते हुए भी हम एक सन्यासी के भाव को प्रकट कर सकते हैं, मनुष्यता को दिखा सकते हैं। वही सच्चा व्यक्तित्व है, वही सच्चा जीवन है, वही सच्चे जीवन का आधार है। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के रेखाचित्र को प्रस्तुत करने से पहले ही हम थोड़ा सा इनके जीवन वृत्त के विषय में जान लेते हैं। रामबीज विनयपुरी के विषय में। रामबीज विनयपुरी का जन्म क्या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए। देखिए, पहले के जो भी लेखक और जो भी कवि थे वो अधिक से अधिक वो अंग्रेजों के गुलामी में जूझ रहे थे। जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तब के कवि ऐसे लेखक कवि ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने साहित्य रचना तो की और साथ साथ तमाम प्रकार के आंदोलन में भी गांधी जी के साथ चल करके उन आंदोलनों में भी भाग लेकर के इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका अदा की, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और देश को आज़ाद कराने में अपना भी सहयोग प्रदान किया। कई बार ये जेल भी गए। उनका देहांत 1968 में हुआ था। फिर देखिए, इनके तमाम प्रकार के रचनाएं हैं इन्होंने लिखे हैं। उपन्यास भी लिखे इन्होंने, निबंध भी लिखे हैं, रेखाचित्र भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत विधा पर भी इन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की है। इनकी रचनाओं में पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल, कहानी अम्रपाली, नाटक मार्ग, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पग बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण विधा पर भी उन्होंने रचना प्रस्तुत किया। तो रेखाचित्र, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्त, कहानी, ऐसे तमाम प्रकार के रचनाओं को उन्होंने लिखा और तमाम प्रकार के साहित्य का सृजन किया और साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया। यानी कि कोई लेखक ऐसा होता है जो केवल कहानी और उपन्यास लिखने में सिद्धार्थ होता है, कोई लेखक जो यात्रा वृत्त में सिद्धार्थ होता है, कोई कवि ऐसा होता है जो केवल नाटक में ही सिद्ध होता है, कोई कवि होता है जो कविता के मर्म को स्पष्ट करने में सिद्धार्थ होता है, कविता लिखने में सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ये जो लेखक थे इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और तमाम प्रकार के जो विधाएं हैं हिंदी साहित्य में प्रचलित उनको भी लिखने में ये सिद्धहस्त थे। जहाँ इन्होंने रेखाचित्र में सिद्ध थे वहीं इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्त, तमाम प्रकार के अन्य विधाओं का भी इन्होंने लेखन प्रस्तुत किया है, साहित्य सृजन किया है। तो बाल गोविंद भगत के मूल सार जो है हम आगे की जानकारी में आपको प्रदान करेंगे। तब तक आप लोग ये रेखाचित्र जो बाल गोविंद भगत का इस लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित किया गया है उसको आप पढ़िए। इन अनुच्छेदों को पढ़ करके एक भाव विचार अपने मन में लाइए कि इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई और क्या सीखे, और जो सीखे उसको अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में भी अभ्यास में लाइए, उसको प्रस्तुत कीजिए।